कहानी की शुरुआत में हमें मैलरी नाम की एक लेडी दिखाई देती है जो कैनवास पर पेंटिंग बना रही होती है। मैलरी गर्भवती है और कुछ ही दिन में उसके लाइफ में खुशियां आने वाली हैं। तभी उसकी बहन जेसिका आती है। जेसिका मैलरी से कहती है कि तुमने टीवी पर न्यूज देखा है, न्यूज में कुछ अजीब सी खबरें दिखाई जा रही हैं। मैलरी जब टीवी ऑन करती है तो उसे पता चलता है कि रशिया में एक अजीब सी बीमारी फैल गई है जिसमें इंसान अपने दिमाग पर कंट्रोल नहीं कर पाता और ये वायरस उस इन्फेक्टेड इंसान को खुद की जान लेने पर मजबूर कर देती है। न्यूज़ में बताया जाता है कि अभी तक पूरी तरह से किसी को भी पता नहीं है कि यह एक बीमारी है या कोई वायरस और ना ही इसका कोई इलाज है। बस अचानक किसी चीज को देखकर लोग अपने आप पर कंट्रोल खोकर बेरहमी से अपनी जान ले लेते हैं। न्यूज़ में बताया जाता है कि यह बीमारी लाखों लोगों में फैल गई है और अब यह बीमारी रशिया से दूसरे देशों में भी फैल रही है। लेकिन मैलरी इस न्यूज़ को नजरअंदाज करके जेसिका के साथ अपनी प्रेगनेंसी चेकअप के लिए हॉस्पिटल चली। वहां डॉक्टर उसे गुड न्यूज देती है कि बच्चा बिल्कुल ठीक है और जल्द ही वह मां बनने वाली है। यह सुनकर मैलरी को तसल्ली हो जाती है और वापस घर लौटने लगती है। लेकिन हॉस्पिटल से निकलते वक्त मैलरी देखती है कि एक लड़की अपने सिर को जोर जोर से सामने के शीशे से मार रही होती है। ये देखकर मैलरी डर जाती है और जल्दी जाकर जेसिका के साथ कार में बैठ जाती है। मैलरी जेसिका से कहती है कि जल्दी चलो, मुझे लगता है कि वो खतरनाक बीमारी यहाँ भी पहुंच चुकी है। सड़कों पर लोगों में हलचल मच चुकी थी, खुद को खत्म करने में लगे थे। जेसिका जल्दी से गाड़ी स्टार्ट करके तेजी से घर की तरफ गाड़ी भगाती है, लेकिन अब हालात और बिगड़ते जा रहे थे। सड़क पर बहुत सारे एक्सीडेंट होने लगते हैं। यह देखकर मैलरी बहुत ज्यादा डर जाती है और तभी कार ड्राइव करते हुए जेसिका कुछ ऐसा देख लेती है जिससे उसकी आंखों का रंग बदल जाता है। अब जेसिका अपने आप पर कंट्रोल खोकर कार का एक्सीलरेटर दबा देती है और सामने से आने वाली गाड़ियों से खुद का एक्सीडेंट करवाने की कोशिश करने लगती है। मैलरी उसे ऐसा करने से रोकती है पर जेसिका नहीं रुकती, जैसे किसी ने उसके दिमाग पर कंट्रोल कर लिया हो। और तभी कार एक दूसरी गाड़ी से टकराकर इनका एक्सीडेंट हो जाता है। इस एक्सीडेंट में दोनों बच जाती हैं और बाहर निकल आती हैं। लेकिन इससे पहले कि मैलरी कुछ समझ पाती, वह देखती है कि उसकी बहन जेसिका एक ट्रक के सामने आकर अपनी जान दे देती है। मैलरी अपनी आंखों के सामने अपनी बहन की इतनी अजीब मौत देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है। लेकिन हालात ऐसे थे कि उसे जेसिका की डेड बॉडी के पास जाने का टाइम भी नहीं मिलता। मैलरी देखती है कि चारों तरफ भगदड़ मची हुई है और मैलरी भी उन्हीं लोगों के साथ आगे की तरफ दौड़ने लगती है, लेकिन पीछे से कोई धक्का देकर उसे गिरा देता है। तभी एक लेडी उसकी मदद करने आती है, लेकिन इससे पहले कि वह मैलरी को उठाती तभी उसे भी सामने कोई चीज दिखाई देती है और वह औरत भी खुद को खत्म करने के लिए एक जलती हुई कार में बैठकर अपनी जान दे देती है। इसी बीच टॉम नाम का एक आदमी आता है। वह मैलरी को उठाकर पास के एक घर में ले आता है। इस घर के अंदर पहले से कुछ लोग मौजूद होते हैं और यह लोग भी यह सब देखकर बहुत डर चुके होते हैं। ये लोग टीवी पर न्यूज देखते हैं। न्यूज में बताया जाता है कि बाहर कुछ ऐसी चीज मौजूद है जिसे देखते ही लोग खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाते और खुद को मारने पर उतर आते हैं। न्यूज रिपोर्टर बताता है कि यह वायरस पूरी दुनिया में फैल गया है, इसीलिए जो कोई भी इस वायरस से इन्फेक्टेड नहीं है वह अपने घर की सारी खिड़कियां दरवाजे बंद रखे और घर से बाहर निकलने की गलती भूल कर भी न करे। ये लोग जल्दी से घर की खिड़कियां बंद कर देते हैं और शीशे पेपर से ढक देते हैं ताकि बाहर मौजूद उस मॉन्स्टर की नजर इन पर न पड़े। इसी तरह 3 दिन बीत जाते हैं, लेकिन किसी को समझ नहीं आता कि क्या चल रहा है। तभी बाहर दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। एक लड़की रोती हुई आवाज में रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज दरवाजा खोलो। टॉम दरवाजा खोलने जाता है पर डगलस मना करता है, लेकिन मैलरी डगलस पर बंदूक तान देती है। दरवाजा खोला जाता है और लड़की अंदर आ जाती है। लड़की अपना नाम ओलंपिया बताती है और वह भी प्रेग्नेंट होती है। ओलंपिया बताती है कि उसके घर का सारा खाना खत्म हो चुका था, इसलिए वह आंखों पर पट्टी बांधकर घर घर नॉक करती हुई यहाँ पहुंची है। ये सुनकर डगलस भी कहता है कि हमारा खाना भी अब खत्म हो चुका है। सब सोचते हैं कि कैसे खाना लाया जाए। घर का मालिक ग्रेग बताता है कि घर के बाहर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। वह कहता है कि अगर हम मॉन्स्टर की लोकेशन स्क्रीन पर देखकर पता कर लें तो बिना बाहर देखे मॉल तक पहुंच सकते हैं। सब रिस्क लेने से मना कर देते हैं। फिर ग्रेग उन्हें समझाते हुए कहता है कि अगर हमने ऐसा नहीं किया तो हम सब भूख से मारे जाएंगे। सब लोग काफी सोचने के बाद ग्रेग की बात मान जाते हैं। उसके बाद वे लोग उसे रस्सी से कुर्सी पर बांध देते हैं ताकि अगर वो गलती से इन्फेक्टेड हो जाए तो खुद को खत्म न कर सके। और अब सब लोग उसे बांधकर रूम से बाहर चले जाते हैं और ग्रेग भी अब ध्यान से मॉनिटर स्क्रीन को देखने लगता है। कुछ देर बाद हवा का झोंका स्क्रीन पर आता है और उसके चेहरे के हाव भाव बदलने लगते हैं। आंखों का रंग बदल जाता है। कुछ देर में वह अपना सिर टेबल पर पटक पटक कर खुद को खत्म करने की कोशिश करने लगता है। तभी तेज आवाज सुनकर सब लोग उस रूम में जल्दी से पहुंचते हैं, लेकिन जब तक वो मर चुका था सब लोग जल्दी से मॉनिटर स्क्रीन तोड़ देते हैं ताकि किसी की नजर उस पर न पड़ जाए। और सबको समझ आ जाता है कि इस मॉन्स्टर को चाहे कहीं देख लो वो देखने वाले को मरने पर मजबूर कर देता है। अब इन लोगों का भूख से बुरा हाल हो रहा था। हालत खराब होने पर ये लोग कार के सेंसर और जीपीएस की मदद से मॉल जाने का प्लान बनाते हैं। कार के शीशे को पेंट से ढक दिए जाता ताकि कोई इन्हें न देख सके और न इनकी नजर बाहर जा सके। जिसके बाद ये 5 लोग जीपीएस के सहारे निकलते हैं और धीरे धीरे बिना कुछ देखे जीपीएस की मदद से कार ड्राइव करते हैं। ये लोग अब रोड पर आ जाते हैं।
यहाँ आते ही साफ दिखता है कि पूरा शहर खाली हो चुका है और सड़कें डेड बॉडीज से भरी नजर आती हैं। मॉन्स्टर्स जैसे ही कार के पास आते हैं तो कार तेजी से वाइब्रेट करने लगने लगती है और सब अंदर डर जाते हैं। टॉम हिम्मत रखता है और गाड़ी को धीरे धीरे आगे बढ़ाता रहता है। आखिरकार ये लोग स्टोर तक पहुंच जाते हैं। अंदर जाकर ये अपनी आंखों की पट्टियां हटा देते हैं। स्टोर में खाने पीने और बाकी जरूरी चीजों का अच्छा खासा स्टॉक रखा हुआ था, जिसे देखकर सबके चेहरे पर थोड़ी राहत आ जाती है। सब लोग जितना हो सके उतना सामान उठा लेते हैं। तभी स्टोर के दरवाजे पर कोई जोर से नॉक करता है, लेकिन डर की वजह से कोई भी उस आदमी के लिए दरवाजा नहीं खोलता। इन लोगों को उस पर थोड़ा तरस तो आता है, लेकिन डर भी था कि कहीं वह इन्फेक्टेड न हो। इसीलिए सब दरवाजे के पास तैयार खड़े हो जाते हैं ताकि जरा सा भी शक हो तो उसे बाहर कर दें। जैसे ही दरवाजा खोला जाता है, वह आदमी जोर से अंदर घुसने की कोशिश करता है और कहता है कि ये मॉन्स्टर्स बहुत खूबसूरत होते हैं और सबको इन्हें देखना चाहिए। ये सुनकर सबको यकीन हो जाता है कि वह आदमी भी इन्फेक्टेड है। उसे बाहर निकालने का कोई और तरीका नहीं था, इसलिए चार्ली सबको बचाने के लिए उसे धक्का देकर बाहर पुश कर देता, खुद भी उसके साथ बाहर जा गिरता है। बाहर वह इन्फेक्टेड आदमी चार्ली पर टूट पड़ता है और उसे मार डालता है। चार्ली ने अपने साथियों की सुरक्षा के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। इसी बीच मैलरी देखती है कि जब भी मॉन्स्टर्स पास आते हैं तो बर्ड्स तेज शोर करने लगते हैं और अब ये बर्ड्स उनके लिए एक बड़ा सहारा बन सकते थे। उसके बाद बाकी बचे 4 लोग सामान लेकर वापस लौट आते हैं, लेकिन सबके चेहरे पर चार्ली की मौत का दुख साफ नजर आता है। रात हो चुकी थी और सब अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। तभी बाहर दरवाजे पर फिर से नॉक होता है। ओलंपिया को जैसे ही पता चलता है कि कोई दरवाजे पर है, वह बिना सोचे समझे उस आदमी को घर के अंदर ले आती है, लेकिन मैलरी उसे देख लेती है और गुस्से में उसे गन से शूट करने की धमकी देती है। घर के बाकी लोग भी कमरे से बाहर आ जाते हैं और एक अनजान आदमी को देखकर सब घबरा जाते हैं। वे ओलंपिया पर चिल्लाते हैं कि उसने उसे अंदर क्यों आने दिया। ओलंपिया कहती है कि वह पहले भी बाहर अकेली रह चुकी है और उसे पता है कि बाहर रहना कितना मुश्किल होता है, इसलिए उसे उस आदमी पर तरस आ गया और वह उसे अंदर ले आई। वह आदमी अपना नाम गैरी बताता है और कहता है कि प्लीज मुझे घर से बाहर मत निकालो। वह बताता है कि उसके घर में कुछ साइको लोग घुस आए थे, जिन्होंने उसके दोस्तों की आंखें जबरदस्ती खोलकर उन्हें उस शैतान को दिखा दिया। उसे देखते ही उसके दोस्त सुसाइड कर बैठे, लेकिन वह किसी तरह भागता हुआ यहाँ तक पहुँच गया। यहाँ पता चलता है कि जो कोई भी उस शैतान को देख लेता है, वह शैतान उसे उसकी जिंदगी का सबसे गहरा दर्द दिखाता है और अचानक बहुत गहरे डिप्रेशन में जाकर खुद को खत्म कर देता है। गैरी आगे बताता है कि वे साइको लोग उस शैतान को देखकर डरते नहीं थे, बल्कि खुश होते थे। इससे साफ होता है कि शैतान उन लोगों को नहीं मार पाता जो पहले से अपनी जिंदगी में बुरी तरह टूटे हुए होते हैं। ऐसे लोग उसके पपेट बन जाते हैं और शैतान के कहने पर बाकी इंसानों का शिकार करने लगते हैं। अब सवाल यह था कि क्या गैरी भी उसी शैतान का पपेट है या बाकी लोगों की तरह एक आम इंसान। सभी लोग गैरी को घर में रहने की इजाजत देते, लेकिन डगलस को उस पर जरा भी भरोसा नहीं था और वह गुस्से में गन उठाकर उसे बाहर निकालने की धमकी देता है। तभी पीछे से शर्ला आती है और डगलस के सिर पर किसी चीज से वार कर देती है, जिससे वह बेहोश होकर गिर जाता है। सब मिलकर डगलस को दूसरे कमरे में बंद कर देते हैं और गैरी सबका धीरे से थैंक्स करता है। अगले दिन अचानक मैलरी और ओलंपिया दोनों को एक साथ लेबर पेन शुरू हो जाता है। टॉम और शर्ला तुरंत उनकी मदद के लिए उन्हें ऊपर के कमरे में ले जाते हैं, लेकिन गैरी नीचे ही रुका रहे और उसकी हरकतें अब और ज्यादा अजीब लगने लगती हैं। वह शैतान की कई तस्वीरें निकालकर टेबल पर फैला देता है और उसकी आंखों की हालत देखकर साफ लगता है कि गैरी भी अब शैतान के कंट्रोल में है। इसी बीच मैलरी एक बेटे को जन्म देती है और ओलंपिया एक बेटी को। नीचे पिंजरे में बंद पंछी जोर से शोर मचाने लगते हैं, जिससे परेशान होकर गैरी पिंजरा उठाकर सीधे फ्रिज में बंद कर देता है और खिड़कियों पर लगे सारे पेपर्स उतारने लगता है। यही देखकर डगलस समझ जाता है कि गैरी भी शैतान का पपेट है, जो खुद नहीं मरता बल्कि शैतान के कहने पर दूसरों की जान लेता है। वह जोर से चिल्लाता है, मैंने कहा था इस आदमी को घर से निकाल दो। उसकी आवाज सुनकर टॉम नीचे आता है, लेकिन गैरी पीछे से आकर टॉम के सिर पर वार कर देता है और उसे भी बेहोश कर देता है। इसके बाद गैरी डगलस को खत्म करने के इरादे से उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी उसे ऊपर से बच्चों की रोने की आवाज सुनाई देती है, जिस वजह से वह डगलस को छोड़कर सीधे ऊपर चला जाता है। वह कमरे में पहुंचकर खिड़कियों पर लगे सारे कपड़े और पेपर उतार देता है और जैसे ही ओलंपिया बाहर की तरफ देखती है, वह पूरी तरह शैतान के प्रभाव में आ जाती है। अब मैलरी समझ जाती है कि ओलंपिया खुद को किसी भी तरह नुकसान पहुंचा देगी, इसलिए वह जल्दी से उसकी बेटी को अपनी बाहों में पकड़ लेती है और तभी ओलंपिया खिड़की से कूदकर अपनी जान दे देती है। इसके बाद गैरी शर्ला को पकड़कर जबरदस्ती उसकी आंखें खोल देता है और वह भी इन्फेक्टेड होकर खुद को खत्म कर लेती है। अब गैरी मैलरी की तरफ बढ़ता है, लेकिन मैलरी ने
चादर से दोनों बच्चों को अच्छी तरह कवर किया हुआ था, इसलिए वे गैरी चादर खींचकर मैलरी को बाहर देखने पर मजबूर करने लगता है। लेकिन तभी डगलस बंदूक लेकर वहां पहुंचता है और अपनी आंखें बंद करके गैरी को शूट करने की कोशिश करता है। गैरी समझ जाता है कि डगलस को कुछ दिखाई नहीं दे रहा, इसीलिए वह जल्दी से दौड़कर डगलस को पकड़ता है और ऊपर की मंजिल से नीचे ग्राउंड फ्लोर पर धक्का दे देता है। गैरी नीचे पड़े डगलस को सीजर से मारते हुए कहता है कि तुम उस शैतान की खूबसूरती को नहीं देख पाओगे। उसी दौरान टॉम को होश आता है और वह किसी तरह शॉटगन उठाकर गैरी को गोली मारकर खत्म कर देता है। गोली चलने की आवाज से मैलरी और डर जाती है। इसके बाद टॉम ऊपर जाता है और मैलरी तथा बच्चों को शांत करता है। अब घर में सिर्फ टॉम, मैलरी और दोनों बच्चे ही जिंदा बचे थे। इसके बाद कहानी 5 साल आगे के सीन पर चली जाती है। अब जहाँ कहानी पहुँचती है वहाँ मैलरी और टॉम एक रिलेशनशिप में थे और बच्चे भी अब काफी बड़े हो चुके थे, लेकिन खतरा अभी भी खत्म नहीं हुआ था। बाहर अब भी शैतान के कंट्रोल में घूम रहे लोग नॉर्मल इंसानों को पकड़कर मार देते थे। ये चारों पिछले 5 साल से इसी तरह खामोशी में अपनी जिंदगी सरवाइव कर रहे। यह भी साफ हो जाता है कि जो लड़का है वह मैलरी का अपना बेटा है और जो लड़की उनके साथ है वह मैलरी की बेटी नहीं बल्कि ओलंपिया की बच्ची है, जिसे मरने से पहले उसने मैलरी के हवाले कर दिया था। मैलरी ने भी अब बच्चों को ऐसे हालातों में कैसे जीना है ये सिखा दिया था। अब इन लोगों को बचने की कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी। तभी एक दिन टॉम के फोन पर एक वॉइस मैसेज आता है। उस पर एक रिक नाम का आदमी बताता है कि जहाँ वे रहते हैं वहाँ एक सेफ जोन है, यहाँ पर मॉन्स्टर नहीं आ सकता। वहाँ उनकी एक छोटी सी कॉलोनी है जिसमें खाने पीने और बाकी जरूरत की हर सुविधा मौजूद है। रिक ये भी बताता है कि अगर तुम लोग वहाँ पहुँचना चाहते हो तो नदी के बहाव के साथ चलना होगा। जब नदी का फ्लो सबसे तेज होगा उसी जंगल के बीच उनकी कॉलोनी मिल जाएगी। वहाँ पर बहुत सारे बर्ड्स हैं जिनकी आवाज सुनकर उस जगह को लोकेट किया जा सकता है। और हाँ, नदी के फ्लो के साथ वहाँ पहुँचने में 2 दिन लगेंगे। टॉम उस आदमी पर भरोसा करके वहाँ जाना चाहता था, लेकिन मैलरी उसे मना कर देती है। वह कहती है कि हो सकता है वह आदमी इन्फेक्टेड हो और उन्हें वहाँ ले जाकर मारना चाहता हो। रात में टॉम मैलरी को समझाता है कि अगर उन्हें जिंदा रहना है तो इस जगह से निकलना ही पड़ेगा। आखिर कब तक वे इस तरह अंधेपन में जिंदगी जीते रहेंगे? अगले दिन जब ये लोग सामान लेकर बाहर आते हैं तभी कुछ साइको लोग उन पर हमला करने पहुंच जाते हैं। टॉम मैलरी और बच्चों से कहता है कि यही सही वक्त है यहाँ से निकलने का। वह कहता है कि वह उन लोगों को बातों में उलझाएगा और मैलरी बच्चों को लेकर पीछे के रास्ते से निकल जाए, लेकिन मैलरी उसे अकेला छोड़ने को तैयार नहीं होती। तब टॉम धीरे से कहता है कि जिंदा रहने के लिए किसी एक को तो कुर्बानी देनी ही पड़े और खुद अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर शॉटगन लेकर उन साइको लोगों के सामने आ जाता है। वे लोग टॉम से पट्टी उतारने को कहते हैं, लेकिन टॉम उन्हें सिर्फ उलझने करने की कोशिश करता है ताकि मैलरी समय पर भाग सके। तभी वे लोग मैलरी को जाते हुए देख लेते हैं। इससे पहले कि वे उसके पीछे भागें, टॉम अचानक गोलियां चलाता है और 2 लोगों को मार गिराता है। इस भिड़ंत में टॉम खुद भी घायल हो जाता है और बिना देखे बाकी लोगों को मारना उसके लिए मुश्किल होने लगता है, इसलिए वह अपनी पट्टी हटा देता है और वहां मौजूद 2 और लोगों को भी खत्म कर देता है। अब सिर्फ एक साइको आदमी बचा था। टॉम उसके पास जाता है, लेकिन उसी वक्त शैतान वहां पहुंच जाता है और टॉम को अपने वश में करने लगता है। पर पूरी तरह काबू में आने से पहले टॉम उस आखिरी आदमी को भी मार देता है और फिर उसी गन से अपनी जान खत्म कर लेता है। मैलरी दूर से गोलियों की आवाज सुनकर समझ जाती है कि टॉम अब नहीं रहा। वह टूट जाती है क्योंकि इन मुश्किल हालात में टॉम ही उसका सहारा था। इसके बाद वह रेडियो पर बताई गई कॉलोनी की ओर निकलने की तैयारी करती है और बच्चों को समझाती है कि सफर बहुत कठिन होगा, लेकिन वहां पहुंचना ही उनकी जिंदगी बचा सकता है। वह बच्चों से सख्ती से कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, आंखों की पट्टी बिल्कुल नहीं उतारनी, वरना वे तुरंत मर जाएंगे। मैलरी खुद और बच्चों की आंखों पर पट्टी बांधकर नदी की ओर निकल पड़ती है और रस्सी के सहारे नदी तक पहुंच जाती है। वहां वे एक बोट में बैठकर नदी के तेज बहाव के साथ आगे बढ़ने लगते हैं। मैलरी अपने साथ पिंजरे में बंद बर्ड्स को भी रखती है। कुछ घंटे चलते रहने के बाद मैलरी रेडियो पर उन लोगों से संपर्क करने की कोशिश करती है। तभी पिंजरे में बंद परिंदे जोर से शोर करने लगते हैं और उसी समय एक डरावनी आवाज मैलरी को बार बार पुकारने लगती है, लेकिन मैलरी उस आवाज को इग्नोर करते हुए बोट आगे बढ़ाती रहती है। थोड़ी देर बाद वह आवाज और करीब आने लगती है। तभी एक आदमी मैलरी के पास आकर कहता है कि वह अपनी आंखों की पट्टी हटा ले क्योंकि वह यहाँ बिल्कुल सेफ है और उसके पास खाना भी है। लेकिन मैलरी बच्चों को चादर से छिपाकर चारों तरफ गन से शूट करने लगती है। ये देखकर वह आदमी समझ जाता है कि मैलरी पट्टी नहीं हटा। वह बोट पर चढ़कर मैलरी पर हमला कर देता है और जबरदस्ती उसकी पट्टी उतारने की कोशिश करता है। ये आदमी भी गैरी की तरह उसे कहता है कि शैतान को एक बार देखो, वह बहुत खूबसूरत है। लेकिन मैलरी खुद को बचाते हुए एक हथियार से उस पर हमला कर देती है और उसे वहीं मार गिराती है। लगातार सफर करते करते करीब 24 घंटे गुजर जाते हैं। बच्चे और मैलरी तीनों बेहद थक चुके थे। तभी अचानक बोट पानी में डले एक खराब ट्रक से टकरा जाती है,
जिससे उसका बेटा और खाने पीने का सामान पानी में गिर जाता है। मैलरी अपने बेटे को तो पानी में डूबने से बचा लेती है, लेकिन जितना भी खाना था वह सब नदी में बह जाता है। यह देखकर मैलरी बुरी तरह परेशान हो जाती है, क्योंकि अगर उन्हें खाने पीने का सामान नहीं मिला तो वे भूख से मर सकते हैं। इसलिए मैलरी बोट को किनारे लगाती है और बच्चों से कहती है, चाहे कुछ भी हो जाए तुम दोनों बोट पर ही रहना और पट्टियां बिल्कुल मत उतारना। इसके बाद मैलरी बोट से एक रोप बांधकर खाने पीने की चीजें ढूंढते हुए जंगल के बीच एक घर तक पहुंचती है। वह अंदर जाकर अपनी पट्टी उतार देती है और कुछ खाने का सामान ढूंढने लगती है, जहां उसे कुछ सामान मिल भी जाता है। लेकिन जैसे ही वह लौटने लगती है, शैतान उसके पीछे पड़ जाता है और इंसानों की आवाज में उसे पुकारने लगते हैं। मैलरी गोलियां चलाते हुए तेजी से वहां से निकलती है। गोलियों की आवाज सुनकर ओलंपिया की बेटी खुद को रस्सी से बांधकर बोट से नीचे उतर जाती है और मैलरी को ढूंढने के चक्कर में सीधे उसी खतरे की तरफ बढ़ जाती है। तभी हवा का एक झोंका ओलंपिया की बेटी की तरफ आता है और शैतान उसे देख लेता है। शैतान उससे मैलरी की आवाज में कहता है कि अपनी पट्टी उतारो, लेकिन मैलरी उसे समय पर पकड़कर वापस खींच लाती है और गुस्से में कहती है कि मैंने तुम्हें कहा था कि बोट से नीचे मत उतरना। इसके बाद ये तीनों फिर से अपना सफर जारी रखते हैं। अब मैलरी और बच्चे लगातार 48 घंटे से चलते आ रहे थे और बहुत थक चुके थे। मैलरी बच्चों को समझाती है कि आगे नदी में एक ढलान आएगा जहाँ पानी का बहाव बहुत तेज हो जाएगा, इसीलिए बोट को मजबूती से पकड़ कर रखना होगा। थोड़ी ही देर में नदी का फ्लो बढ़ने लगता है और ये लोग बोट को कसकर पकड़ लेते हैं, लेकिन यह रास्ता काफी खतरनाक था। अचानक उनकी बोट पलट जाती है और तीनों पानी में गिरकर तेजी से बहने लगते हैं। मैलरी अपने बेटे को पकड़ लेती है, जबकि ओलंपिया की बेटी किनारे की तरफ बह जाती है और मैलरी को पुकारने लगती है। लड़की की आवाज सुनकर मैलरी उसे भी ढूंढ लेती। इस तरह उन्होंने सफर का सबसे मुश्किल पड़ाव पार कर लिया था और अब उनकी मंजिल ज्यादा दूर नहीं थी। ये लोग जंगल में आगे बढ़ते रहते हैं और तभी उन्हें परिंदों की आवाज सुनाई देती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे रेडियो में बताया गया था। परिंदों की आवाज का पीछा करते हुए ये उसी दिशा में बढ़ते हैं, लेकिन तभी शैतान भी वहां पहुंच जाता है और उनका पीछा करने लगता है। वह उन्हें अपनी आंखों की पट्टी उतारने के लिए तरह तरह से उकसाने की कोशिश करता है। मैलरी बच्चों से कहती है कि आवाज पर ध्यान मत देना, बस आगे बढ़ते रहे। आगे जाते जाते अचानक मैलरी नीचे एक गड्ढे में गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। बच्चे घबरा जाते हैं और उसे यहाँ वहां ढूंढने लगते हैं। मौके का फायदा उठाते हुए शैतान मैलरी की आवाज की नकल करके बच्चों से कहता है कि पट्टी उतार दो। मासूम बच्चे उसकी बात सच मानकर पट्टी हटाने ही वाले होते हैं। तभी सही समय पर मैलरी को होश आ जाता है और वह जोर से चिल्लाकर उन्हें रोक लेती है। वह उनकी आवाज फॉलो करती हुई बच्चों तक पहुंच जाती है और तीनों परिंदों की आवाज सुनते हुए तेजी से आगे बढ़ने लगी, क्योंकि शैतान अब बिल्कुल पीछे लगा हुआ था और उन्हें कॉलोनी तक पहुंचने से रोकने की हर कोशिश कर रहा था। लेकिन ये लोग उसकी आवाजों को नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ते रहते हैं और आखिरकार उस जगह तक पहुंच जाते हैं जहां उन्हें पहुंचना था। मैलरी दरवाजे पर पहुंचकर अंदर वालों से रिक्वेस्ट करती है कि जल्दी दरवाजा खोलें। अंदर मौजूद लोग तुरंत उन्हें अंदर ले आते हैं और सबसे पहले उनकी आंखें चेक करके ये कंफर्म करते हैं कि वे इन्फेक्टेड तो नहीं है। जब वे लोग समझ जाते हैं कि इनमें से कोई इन्फेक्टेड नहीं है, तब वे मैलरी को अंदर आने देते हैं। मैलरी अपनी पट्टी हटाकर देखती है कि यह जगह एक ब्लाइंड स्कूल है जहां ज्यादातर लोग देख नहीं सकते और इसी वजह से शैतान उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यहाँ मैलरी की मुलाकात रिक से होती है, वही आदमी जिसने रेडियो पर इन्हें इस जगह का रास्ता बताया था। यहाँ उससे वो फीमेल डॉक्टर भी मिलती है जो उसका प्रेगनेंसी चेकअप किया करती थी। वो बताती है कि यहाँ बहुत सारे बर्ड्स भी रखे जाते हैं ताकि खतरे की पहले ही वार्निंग मिल सके। मैलरी अपने साथ लाए पिंजरे वाले परिंदों को भी आजाद कर देती है और इसी के साथ इस शानदार कहानी का पहला पार्ट खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। और अगर आप इस मूवी का दूसरा पार्ट देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में पार्ट 2 लिखें।